हाय, मैट बोल रहा हूँ। जरा उस समय के बारे में सोचिए जब आपको ठीक ठीक पता था कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन सही शब्द नहीं मिल पा रहे थे। शायद वो कोई मुश्किल बातचीत थी, कोई ऐसा पल जो सच में मायने रखता था, या कुछ ऐसा जिसे आप बिगाड़ना नहीं चाहते थे। क्या ये अच्छा नहीं होता अगर उसी समय आपके पास एक हेल्पफुल कम्युनिकेशन कोच होता? इसीलिए हमने एआई कोच मैट बनाया, एक ऐसा टूल जिसकी मदद से आप सोच सकते हैं कि आपको क्या कहना है और कैसे कहना है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप सीधे मुझसे अपने कम्युनिकेशन कोच की तरह बात कर रहे हों और मैं तुरंत जवाब दे रहा हूं। ये कुछ समय से हमारी लर्निंग कम्युनिटी के अंदर उपलब्ध था और अब हम इसे सबके लिए फ्री में ट्राई करने के लिए खोल रहे हैं। fastersmarter.io/learning पर जाएं और नीचे दाईं ओर एआई कोच मैट पॉपअप पर क्लिक करें fastersmarter.io/learning पर, और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हाय, मैट बोल रहा हूं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी सेल्स या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के साथ खराब इंटरैक्शन ने किसी कंपनी के प्रति आपका नजरिया बदल दिया हो? कम्युनिकेशन आपकी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है, या उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर भी। वर्चुअल स्पीच लोगों को डायनामिक एआई रोल प्लेज, इंस्टेंट फीडबैक और वन ऑन वन एआई कोचिंग के माध्यम से अपनी स्किल्स बेहतर बनाने में मदद करता है। आप अलग अलग तरह की कॉन्वर्सेशंस, सेल्स पिचेस और इंटरव्यूज के लिए पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी एक जजमेंट फ्री स्पेस में। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं कि वे मेरी क्लास की तैयारी के लिए वर्चुअल स्पीच का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन और वर्चुअल रियलिटी दोनों में उपलब्ध वर्चुअल स्पीच सिर्फ 20 मिनट में स्किल्स को 20% और कॉन्फिडेंस को 30% तक बढ़ाता है। एआई पावर्ड लर्निंग आपकी टीम को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये जानने के लिए virtualspeech.com पर जाएं। हाय, मैट बोल रहा हूं। जैसे ही हम अपनी 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके साथ कुछ एक्साइटिंग न्यूज शेयर करना चाहता हूं। हमने अपनी fastersmarter.io पॉडकास्ट वेबसाइट को रीवैम्प किया है। अब आपको हमारे सभी एपिसोड्स और रिसोर्सेज तक आसान पहुंच मिलेगी, जिनमें शो नोट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, स्पेसिफिक टॉपिक्स पर डीप डाइव्स और इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग कंटेंट शामिल है। हम अपने आने वाले गेस्ट्स को लेकर भी बेहद उत्साहित हैं, जिनमें फॉर्मर व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी शामिल हैं, जो बताएंगी कि क्वेश्चंस का जवाब कैसे दें और अपने ऑडियंस को कैसे एंगेज करें। साथ ही अवार्ड विनिंग एक्टर एलन ऑल्डा भी होंगे, जो कम्युनिकेशन में विविड और क्लियर होने पर बात करेंगे। तो fastersmarter.io जरूर देखें और हमारे अपकमिंग एपिसोड्स को ट्यून इन करें। कृपया थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट को फॉलो करें, रेट करें और रेकमेंड करें। हमेशा की तरह सुनने के लिए धन्यवाद। जब बात हमारे करियर्स की आती है तो हमें बहुत स्ट्रेटेजिक और थॉटफुल होना पड़ता है, और ये शुरुआत होती है हमारी प्रेजेंस से, जॉब इंटरव्यू के दौरान और उसके बाद भी। मेरा नाम मैट एब्राहम्स है और मैं स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं। वेलकम टू थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट द पॉडकास्ट। आज मैं बेहद एक्साइटेड हूं कि मेरे साथ एंड्रू सीमन जुड़े हैं। एंड्रू लिंक्डइन में जॉब्स एंड करियर डेवलपमेंट के लिए सीनियर मैनेजिंग एडिटर हैं। वह लिंक्डइन में जर्नलिस्ट्स और एडिटर्स की एक टीम को लीड करते हैं, जो लोगों को वर्क और लाइफ को बेहतर तरीके से नेविगेट करने में मदद करती है। अपने गेट हायर्ड पॉडकास्ट और न्यूज़लेटर के माध्यम से एंड्रू ने हजारों लोगों को जॉब्स पाने और अपने करियर्स में आगे बढ़ने में मदद की है। एंड्रू और मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब उन्होंने बड़े काइंडली मुझे अपने पॉडकास्ट पर होस्ट किया था। तब से हमने कई समान रुचियां खोजी हैं और साथ काम करने के कई अवसर भी। वेलकम एंड्रू, एक बार फिर आपसे आमने सामने मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे होस्ट करने के लिए धन्यवाद। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सामान्य थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट पॉडकास्ट एपिसोड से अलग, जहां आमतौर पर मैं सवाल पूछता हूं, आज एंड्रयू और मैं दोनों ही सवाल पूछने और जवाब देने की जिम्मेदारी साझा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने कॉम्बाइंड लिसनर्स के लिए कुछ ऐसा एडवाइस शेयर कर पाएं जो तुरंत काम आने वाला हो, प्रैक्टिकल भी हो और टेक्टिकल भी।
ताकि वे अपने करियर्स में आगे बढ़ सकें। हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पहचाने हैं और आज हम उन पर एक दूसरे से और आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंड्रू, मैं ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा। आज के समय में हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी महत्वपूर्ण है और हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल और लिंक्डइन पर पोस्टिंग के जरिए अपनी प्रेजेंस को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस आपका पहला इंटरव्यू है। मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, अपने प्रोफेशन से जुड़ी जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उनके बारे में पोस्ट करें। जिन टॉपिक्स के लिए आप पैशनेट हैं उनके बारे में लिखें और उस कन्वर्सेशन में एक्टिवली ऐड करें, क्योंकि ये लोगों के लिए एक तरीका है आपको जानने का उससे पहले कि वे आपसे एक्चुअली मिलें, और यह उनके लिए आपको फॉलो करने और आपके जर्नी के साथ जुड़े रहने का भी एक माध्यम है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बेहद महत्वपूर्ण है और मैं इसे स्ट्रांगली एनकरेज करता हूं। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी बात है, अपने प्रोफाइल और सोशल प्रेजेंस को थॉटफुली क्यूरेट करना, ये समझते हुए कि लोग आपसे मिलने से पहले ही उसे देख सकते हैं। और लिंक्डइन से आगे भी अलग अलग इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस के अपने ग्रुप्स होते हैं जहां लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो क्या आपके पास कोई रिकमेंडेशन है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से पोस्ट करना चाहिए और किस तरह का कंटेंट शेयर करना चाहिए? क्या हमें अपने हॉबीज और वर्क से बाहर की इंटरेस्ट्स के बारे में भी जानकारी शेयर करनी चाहिए? इस बारे में आपका क्या विचार है? मुझे लगता है कि बहुत से लोग कभी कभी जरूरत से ज्यादा शेयर कर देते हैं। एक बात जो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं और वे यह सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, वह यह है कि मुझे क्विल्टिंग और सुइंग पसंद है। मुझे पता है ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मेडिटेटिव है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे एक क्विल्टर के रूप में जानें। मैं इसे ऐसा हॉबी नहीं बनाना चाहता जिसके बारे में मैं इंस्टाग्राम पर लगातार पोस्ट करूं या हर जगह शेयर करूं। इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा पोस्ट भी नहीं करता, क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए है, पर्सनल है। इसलिए मैं लोगों को रिकमेंड करता हूं कि वे रेगुलरली पोस्ट करें, लेकिन इसे एक तरह का चैलेंज समझकर। जैसे कम से कम हफ्ते में 3 बार पोस्ट करने की कोशिश करें और देखें कि आपकी इंडस्ट्री में दूसरे लोग किस बारे में बात कर रहे हैं या किन टॉपिक्स को लेकर आप खुद पैशनेट हैं। उदाहरण के लिए, हम यहाँ स्टैनफोर्ड में हैं और यहाँ लगभग हर कोई बाइसिकल चलाता है। तो अगर आपको बाइकेबल सिटीज बनाने की चिंता है, भले ही वो आपका प्रोफेशन न हो, लेकिन अगर आप उसके लिए पैशनेट हैं तो आप उस पर भी पोस्ट कर सकते हैं। इससे जब लोग आपका प्रोफाइल देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ठीक है, ये व्यक्ति वेल राउंडेड है, इनके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, चाहे वे प्रोफेसर हों, इंजीनियर हों या किसी और फील्ड में हों, लेकिन इनके पास एक और पैशन भी है। और लोग आपको एक कंप्लीट इंसान के रूप में देख पाते हैं। तो हफ्ते में कुछ बार पोस्ट करें, मिक्स रखें, कुछ प्रोफेशन से जुड़ा, कुछ पर्सनल पैशन से जुड़ा। और एक और दिलचस्प बात, आजकल जब मैं किसी का प्रोफाइल देखता हूं तो कई बार मैं उनके एक्सपीरियंस सेक्शन को स्किप कर देता हूं। मैं सीधे उनकी एक्टिविटी देखता हूं, क्योंकि एक्टिविटी मुझे ये बताती है कि इस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा है, न कि 5 साल पहले उन्होंने किसी दूसरी कंपनी में क्या किया था। लिसनर्स जानते हैं कि मैं एक बिग मार्शल आर्टिस्ट हूं। मैंने इस बात को काफी समय तक प्राइवेट रखा था, लेकिन जब मैंने इसे सोशल मीडिया पर थोड़ा ज्यादा ओपनली शेयर करना शुरू किया तो इसने मुझे बहुत से लोगों से बिल्कुल अलग तरीके से कनेक्ट करने में मदद की। इससे कई इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस शुरू हुई। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को यह फैसला करना होता है कि वह अपने बारे में कितना रिवील करना चाहता है। इस ऑनलाइन प्रेजेंस के विषय पर एक आखिरी सवाल, दूसरों की पोस्ट्स पर कमेंट करना बनाम खुद पोस्ट करना, इस बारे में आपका क्या नजरिया है? और खासकर आपकी पोजीशन से एक हायरिंग मैनेजर के रूप में, क्या आप इसमें कोई फर्क देखते हैं? क्या आप इस बारे में कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देते हैं? मैं लोगों से हमेशा एक ही बात पूछता हूं, क्या आप कन्वर्सेशन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं? मुझे याद है, शायद मेरे मैथ टीचर थे और पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी क्लासरूम में एक साइन लगा हुआ था। मैं शायद 7th ग्रेड में था, अलजेब्रा की क्लास थी। उस साइन पर चार्ली ब्राउन की तस्वीर थी और उस पर लिखा था, आर यू लिसनिंग और आर यू वेटिंग टू टॉक? सच कहूं तो मैं अक्सर बस बोलने का इंतजार ही करता था, लेकिन वो लाइन मेरे साथ रह गई, क्योंकि अब मैं खुद से ये पूछता हूं, क्या मैं सच में इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं? जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और कोई बस लिख देता है हाँ +1, तो उससे मेरे लिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर कोई कहे मैं इससे सहमत हूं लेकिन, और फिर वह कुछ मीनिंगफुल सब्सटैंशियल इंसाइट ऐड करे या कोई थॉटफुल कैवियाट दे, तो वहीं असली वैल्यू आती है। इसलिए जब भी आप कमेंट करने जा रहे हों, खुद से पूछें, क्या ये कमेंट कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा रहा है? मैं कमेंटिंग को रिकमेंड जरूर करता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को पोस्ट करना डरावना लगता है और कई बार कमेंट करना एक लाइटर लिफ्ट होता है, थोड़ा कम इंटिमिडेटिंग, थोड़ा कम स्केरी। तो अगर आप अभी पोस्ट नहीं करना चाहते तो कमेंटिंग से शुरुआत करें, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि आप सच में डिस्कशन को फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। मुझे लगता है ये हर तरह की कम्युनिकेशन के लिए बहुत शानदार एडवाइस है। चीजों को आगे बढ़ाते रहना, और शायद हमें भी अब वही करना चाहिए। तो मैं आपसे इंटरव्यू प्रेजेंस के बारे में पूछना चाहता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत से लोग इंटरव्यू में जाते हैं और वहां पहुंचकर बिल्कुल डियर इन हेडलाइट्स की तरह फ्रीज हो जाते हैं, जैसे अचानक समझ ही नहीं आता क्या करना है। तो आपके हिसाब से इंटरव्यू प्रेजेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, चाहे इंटरव्यू इन पर्सन हो या वर्चुअल? हाँ, इंटरव्यू में आपकी प्रेजेंस, यानी आप कैसे सामने आते हैं, बहुत मायने रखती है। लोग आपके बारे में ओपिनियन बनाना शुरू कर देते हैं उससे पहले ही कि आप जूम पर लॉगिन करें या कमरे में अंदर जाएं। इसलिए आपको सच में सोचना पड़ता है, मैं अपने बारे में क्या दिखाना चाहता हूं, मेरे रिस्पॉन्सेज कितने टाइमली हैं, मैं कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, क्या मैं उसे सही तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं। एक बार जब मैं हायरिंग मैनेजर था, और ये कहानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, किसी ने मुझे अपना कवर लेटर भेजा। उसमें उसने लिखा था कि वो डिटेल ओरिएंटेड है, और उसने डिटेल की स्पेलिंग ही गलत लिख दी थी। अब देखिए, मैं उसके बारे में इंप्रेशन बना रहा हूं उससे पहले कि वो कमरे में कदम भी रखे। तो आपकी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है, और ये सिर्फ इंटरव्यू के उस मोमेंट तक सीमित नहीं है। ये उस पल से शुरू हो जाती है जब आप कंपनी से कनेक्ट या कांटेक्ट करते हैं, और पूरी इंटरैक्शन के दौरान चलती रहती है। एक और एग्जाम्पल देता हूं। जब मैं हायरिंग मैनेजर था, मेरा ऑफिस ऐसी जगह था जहां से मैं विंडो के बाहर देख सकता था। एक कैंडिडेट मुझसे इंटरव्यू देने आ रहा था, और साफ दिख रहा था कि वो लेट हो रहा है। वो पार्किंग लॉट में आया, किसी को कट करके पार्किंग स्पेस ली, फिर भागता हुआ अंदर गया, रिसेप्शनिस्ट के साथ रूड व्यवहार किया, और फिर मेरे सामने आकर एक अच्छा इंटरव्यू दे दिया। अब सवाल ये है, वो असली व्यक्ति कौन था? क्या वो व्यक्ति जो मेरे सामने परफेक्टली इंटरव्यू दे रहा था, या वो जो बाहर लोगों के साथ रूड था? उसे जॉब नहीं मिली, क्योंकि उसकी प्रेजेंस कमरे में आने से बहुत पहले ही सामने आ चुकी थी। इसलिए हमें सोचना पड़ता है, हम खुद को किस रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और हमें अपनी हर इंटरैक्शन में कंसिस्टेंट रहना होगा, कंपनी के साथ हर स्टेज पर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कपटी बने या अपने असली सेल्फ को छिपाएं, लेकिन हमें अवेयर रहना होगा। अक्सर हम सोचते हैं कि इंटरव्यू सिर्फ उस मोमेंट में हो रहा है जब हम सामने बैठे हैं, लेकिन सच ये है, इंटरव्यू उससे बहुत पहले शुरू हो जाता है। एक बात जिसे लेकर मैं क्यूरियस हूं, मुझे लगता है कि अगर आपका कोई इंटरव्यू आंसर खराब हो जाए तो कभी कभी आप उससे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाए तो शायद उससे रिकवर करना मुश्किल होता है। क्या आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन को सैल्वेज करने का कोई तरीका है? हाँ, ये चैलेंजिंग तो है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सिचुएशंस में ये पॉसिबल है। अगर आपको महसूस होता है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं गईं, तो किसी फॉलो अप इंटरैक्शन में ये कहना बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो सकता है, पिछली बार मैं अपने बेस्ट पर नहीं था, मैं इस बात पर और सोचना चाहता था, और मैं ये जोड़ना चाहता हूं। मुझे ये भी लगता है कि इंटरव्यू के बाद, क्योंकि हर सवाल का जवाब हम वैसे नहीं दे पाते जैसा हम चाहते हैं, एक फॉलो अप थैंक यू ईमेल में आप थोड़ा डैमेज कंट्रोल या क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। आपका सवाल ही इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति इतना अवेयर हो कि उसे पता चले चीजें ठीक से लैंड नहीं हुई, और कई लोग तो बस इस बात से खुश होते हैं कि इंटरव्यू खत्म हो गया। वे बैठकर यह सोचते ही नहीं कि क्या बेहतर किया जा सकता था या क्या करेक्ट करना चाहिए था, और फिर उसे बेस्ट तरीके से कैसे कम्युनिकेट किया जाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा एंड्रू, इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से इंटरव्यूइंग के बारे में। हमारे कई लिसनर्स ऐसी पोजीशन में हैं जहां वे खुद लोगों को हायर करते हैं। जो लोग इंटरव्यूइंग कर रहे हैं,
उनके लिए आपके पास क्या इंसाइट और एडवाइस है? क्योंकि इंटरव्यूइंग खुद एक स्किल है। आप इसे अपने पॉडकास्ट पर बहुत अच्छे से करते हैं। तो इंटरव्यूअर की भूमिका में जो लोग हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? सच कहूं तो हायरिंग मैनेजर्स को शायद ही कभी सिखाया जाता है कि इंटरव्यू कैसे लिया जाए। ये उन चीज़ों में से है जहां मैं उन्हें पूरी तरह एक्सक्यूज नहीं देता। क्योंकि अगर आप हायरिंग मैनेजर हैं तो लोगों से बात करने और उन्हें एसेस करने की स्किल तो होनी ही चाहिए, यह समझने के लिए कि वे सही फिट है या नहीं। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि कई कंपनीज इस बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देती। हो सकता है वे बस कह दें, यह एक वीडियो है, इसे पहले देख लीजिए। लेकिन इंटरव्यूअर्स के लिए मेरी सबसे बड़ी सलाह यह है, बिना तैयारी के मीटिंग में जाने का कोई बहाना नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके लिए यह एक लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन हो सकता है। तो कम से कम 3 चीजें लेकर जाएं जिन्हें आप उस व्यक्ति में एसेस करना चाहते हैं। पहली, उन्हें जानना। वे इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आपके साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, वे ये जॉब क्यों चाहते हैं, वे इस एम्प्लॉयर के साथ क्यों काम करना चाहते हैं। तो एक क्लियर गेम प्लान लेकर जाएं। यह समझने की कोशिश करें, क्या यह व्यक्ति जॉब कर सकता है और क्या वह इसे अच्छी तरह कर सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, यह सुनिश्चित करें कि इंटरव्यू एक कॉन्वर्सेशन हो। कई हायरिंग मैनेजर्स सिर्फ जॉब को एक्सप्लेन करने लगते हैं, वही बातें जो जॉब डिस्क्रिप्शन में पहले से लिखी हैं। अगर बैक एंड फोर्थ नहीं है तो फिर सबका समय बर्बाद हो रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि पहले से सोचा जाए। आप आखिर असेस क्या करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इंटरव्यूअर के रूप में कुछ और बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। पहली बात, अगर ये कैंडिडेट आइडियल निकलता है तो इंटरव्यू ऑनबोर्डिंग की शुरुआत भी बन सकता है। आपके पास मौका होता है एक्सपेक्टेशंस सेट करने का, गोल्स क्लैरिफाई करने का और नॉर्म्स एस्टैब्लिश करने का। आप यह भी समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति टीम में कहां फिट होगा, किस तरह सीखेगा और उसे कैसे रैंप अप किया जाए ताकि वह जल्दी से जल्दी इफेक्टिव बन सके। तो अगर हम इंटरव्यू को सिर्फ क्या यह क्वालिफाइड है के नजरिए से न देखकर बल्कि एक ब्रॉडर पर्पस के रूप में देखें तो यह ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। और लिसनिंग मेरे हिसाब से इंटरव्यूअर के लिए सबसे क्रिटिकल स्किल है। क्या कहा जा रहा है ये सुनना और क्या नहीं कहा जा रहा है ये भी सुनना। जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो मैं हमेशा सोचता रहता हूं, अगला अच्छा फॉलोअप क्वेश्चन क्या हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन जो मुझे और इंसाइट दे और साथ ही ये दिखाए कि मैंने सच में सामने वाले की बात सुनी है। कभी कभी मैं इंटरव्यूई को थोड़ा चैलेंज भी करता हूं और इस पर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। मैं उनसे कहता हूं, आपने जो बताया उसे इस जॉब से जोड़कर समझाइए। क्योंकि कई लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन मैं समझना चाहता हूं ये इंफॉर्मेशन इस जॉब से कैसे रिलेट करती है। और इससे मुझे ये भी समझ आता है कि उन्होंने अपना होमवर्क किया है या नहीं। तो इंटरव्यूअर के रूप में थोड़ा चैलेंजिंग होना, आंसर्स को थोड़ा पुश करना, क्या ये अप्रोप्रिएट है या नहीं? आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि कैंडिडेट की एबिलिटीज असेस करने के लिए जितना पुश करना जरूरी हो उतना करना बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। जब मैं लोगों से बात करता हूं तो मैं यह देखना चाहता हूं कि वे अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कैसे ड्रॉ करके उसे वर्तमान रोल से कनेक्ट कर रहे हैं। मैं यह एक्सपेक्ट नहीं करता कि उनके पास हर सवाल का परफेक्ट जवाब हो, लेकिन मैं यह जरूर एक्सपेक्ट करता हूं कि वे कह सकें, मैंने एक्स किया था और उससे मैं वाई तक पहुंच सकता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल देकर आप कह सकते हैं, जब मैं पहले इस कंपनी में काम करता था और फिर यहां आया तो मैंने यह अप्रोच अपनाई। इस तरह आप उन्हें एक ब्लूप्रिंट दे रहे होते हैं कि सवाल का जवाब कैसे दिया जा सकता है। इससे प्रोसेस थोड़ा फेयर हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि ये उनकी स्ट्रांग सूट ना हो, या हो सकता है कि वे अचानक क्वेश्चन से ऑफ गार्ड कैच हो गए हों। एग्जाम्पल देने से उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है। एक और बात जिस पर मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूं, हम सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं, हम सब अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी की सोशल एंजाइटी या उनकी पर्सनल क्वर्क्स एक अच्छे कैंडिडेट को प्रोसेस से बाहर कर दें। ये चीज मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं। और अब मैं आपसे फ्लिप साइड पर पूछना चाहता हूं, इंटरव्यूईज के लिए आपकी क्या सलाह है? क्योंकि कई बार इंटरव्यूईज ऐसे इंटरव्यूअर का सामना करते हैं जो खुद स्किल्ड नहीं होता। तो इंटरव्यू को ट्रूली नेल करने के लिए आपका क्या एडवाइस है? हाँ,
मैंने इस बारे में बहुत समय तक सोचा है और दरअसल हमने साथ में कुछ काम भी किया था जहां मैंने यह फ्रेमवर्क शेयर किया था। मेरे लिए इंटरव्यू एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपको यह समझना होता है रोल क्या है और कंपनी को सच में किस चीज की जरूरत है। तो शुरुआत रिसर्च और रिफ्लेक्शन से होती है। उसके बाद मुझे लगता है ये क्रिटिकल है कि आप कुछ थीम्स आइडेंटिफाई करें, ऐसी थीम्स जो आप इंटरव्यू में अपने बारे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और जो कंपनी की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस से अलाइन करती हो। उदाहरण के लिए एक थीम हो सकता है मैं बेहद रिलायबल हूं, या मैं इस स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग स्किल या टेक्नोलॉजी में बहुत टेक्निकली कॉम्पिटेंट हूं। और हर थीम के साथ आपको पहले से स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स तैयार रखने चाहिए। ये एग्जाम्पल्स एनेक्डोट्स या स्टोरीज हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है आपने कोई अवार्ड जीता हो या आपके बॉस ने आपके बारे में कुछ पॉजिटिव कहा हो। तो हर थीम के साथ मैं पहले से सोच कर रखता हूं कौन सी बातें मैं सही समय आने पर शेयर कर सकता हूं जो उस थीम को रिप्रेजेंट करें। हम हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं सिर्फ बताना नहीं बल्कि दिखाना। तो ये तैयारी पहले से करनी होती है। इसे मैं स्टॉक पाइलिंग कहता हूं। फिर जब आप इंटरव्यू के मोमेंट में होते हैं और कोई सवाल पूछा जाता है तो जैसे ही आप सवाल सुने सोचें ये वो सवाल है जहां मैं ये थीम या ये दो थीम्स दिखाना चाहता हूं। तब इंटरव्यू आइडिया जनरेट करने का काम नहीं रह जाता बल्कि असेंबली का काम बन जाता है। इसे रेसिपी की तरह सोचिए। मैं खुद बहुत खराब कुक हूं, लेकिन अगर मेरे पास रेसिपी हो और इंग्रेडिएंट्स पहले से तैयार हो तो शायद मैं एक डिसेंट मील बना सकूं। इंटरव्यू में भी हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक रेसिपी जो बहुत अच्छी तरह काम करती है वो है एक स्ट्रक्चर। और जो लोग मुझे सुनते हैं वे जानते हैं कि मैं स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा फैन हूं। यह स्ट्रक्चर 3 स्टेप्स का है। एड, आंसर, डिटेल्ड एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द रेलेवेंस। मतलब पहले सवाल का जवाब दें, फिर एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दें और फिर समझाएं कि वो एग्जाम्पल जॉब से कैसे रेलेवेंट है। तो एंड्रू, लिसनर्स के लिए यह मजेदार हो सकता है अगर आप इंटरव्यूअर की भूमिका निभाएं और मैं इंटरव्यूई बन जाऊं। मान लीजिए कि आप मुझे पॉडकास्ट होस्ट की पोजीशन के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा रीजनेबल सवाल होगा जो आप मुझसे पूछेंगे जो सिर्फ yes/no आंसर वाला ना हो या कोई न्यूमेरिक जवाब ना हो, बल्कि ये असेस करे कि क्या मैं एक अच्छा पॉडकास्ट होस्ट बन सकता हूं। एक सवाल जो मैं पूछता वो ये है, कई बार शेड्यूल्स अचानक बदल जाते हैं या अनएक्सपेक्टेड चीजें सामने आ जाती हैं। तो अगर आपको इंटरव्यू के लिए पर्याप्त तैयारी का समय न मिले तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? यह सिचुएशन मेरे साथ कई बार हो चुकी है, इसलिए स्पॉन्टेनियस होने की एबिलिटी बहुत क्रिटिकल है और ये एक स्किल है जिस पर मैंने अपने पूरे करियर में काम किया है और उसे डेवलप किया है। एक टीचर के रूप में, एक कोच के रूप में, यहां तक कि एक पेरेंट के रूप में भी मुझे कई ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है जहां चीजें अचानक बदल गईं और मुझे उसी मोमेंट में एडजस्ट और अडेप्ट करना पड़ा। एक बार मैं अपनी क्लास लेने पहुंचा और पता चला कि रात में रूम में फ्लड आ गया था। किसी को पता ही नहीं था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर हर जगह पानी ही पानी था। मेरे स्टूडेंट्स बाहर खड़े थे, तो हमने तुरंत एडजस्ट किया। हम दूसरे स्पेस में गए। मैंने स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा और लेसन प्लान भी वहीं बदल दिया। तो मुझे अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा है कि मैं एडजस्ट और अडेप्ट कर सकता हूं। और अगर आप मुझे हायर करते हैं तो मैं यही स्किल्स इंटरव्यूज में भी लाऊंगा और जिस तरह हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें भी। अब इस जवाब में मैंने क्या करने की कोशिश की? पहले मैंने सीधे तौर पर बताया, हाँ, मैं फ्लेक्सिबल हूं। फिर मैंने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया ताकि आप विजुअलाइज कर सकें। फ्लडेड रूम, स्टूडेंट्स को मूव करना, लेसन बदलना। और अंत में मैंने डॉट्स कनेक्ट किए कि ये स्किल इस जॉब में कैसे काम आएगी। हम अक्सर अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम इंफॉर्मेशन दे देंगे तो सामने वाला खुद कनेक्शंस बना लेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। मेरे पहले साइकोलॉजी प्रोफेसर ने अपनी पहली क्लास में एक बात कही थी और वो आज भी सच लगती है। द फनी थिंग अबाउट कॉमन सेंस इज इट्स नॉट सो कॉमन। हाँ, और हम अक्सर सोचते हैं
मैंने एक कहानी बता दी, वे खुद ही डॉट्स कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि आपको साफ साफ बताना पड़ता है कि उस कहानी का मतलब क्या है। तो मेरे लिए स्ट्रक्चर यही है, क्वेश्चन का आंसर दें, डिटेल्ड एग्जाम्पल दें और फिर रेलेवेंस को डिस्क्राइब करें। अगर आप ये याद रख सकें तो आप सच में जो कह रहे हैं उसमें वैल्यू ऐड करेंगे। मुझे आपका यह थीमेटिक अप्रोच बहुत पसंद आया, और खासकर जिस तरह आप अपने आंसर को रोल से कनेक्ट करते हैं वो बेहद क्रूशियल है। दरअसल रेज्यूमेज में पहले लोग ऑब्जेक्टिव लिखा करते थे और मैं हमेशा लोगों से कहता था ये बेकार है, आपका ऑब्जेक्टिव तो साफ है, जॉब पाना। लेकिन अब लोग समरीज जोड़ने लगे हैं और अक्सर वे बस वही चीजें दोहरा देते हैं जो रेज्यूमे में पहले से लिखी होती हैं। मैं लोगों से कहता हूं आपका रेज्यूमे एक कैनवस की तरह है, और अगर आप चीजें सिर्फ लिस्ट कर रहे हैं तो आप सामने वाले को खुद डॉट्स कनेक्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और लोग इसमें बहुत अच्छे नहीं होते। सही कहा। लेकिन समरी के साथ आप शुरुआत में ही टोन सेट कर सकते हैं कि सामने वाला आपके रेज्यूमे को किस नजरिए से पढ़ेगा। मान लीजिए आप लिखते हैं आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर दैट ब्रिंग्स एक्सपीरियंस फ्रॉम सेवरल डिफरेंट फील्ड्स। तो आप पहले ही उनके लिए डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। अब वे आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में इधर उधर घूमता रहा है। वे सोच रहे हैं ओह, इस व्यक्ति का करियर कोहेसिव है, विविध अनुभवों के साथ। इसलिए मुझे आपका ये अप्रोच बहुत पसंद है। मुझे लगता है ये हर तरह की कम्युनिकेशन पर लागू होता है। हम जिस तरह किसी बात को फ्रेम करते हैं और जिस तरह शुरुआत में सेट करते हैं, लोग उसी लेंस से उसे सुनते हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण है। एड मेथड या किसी भी स्ट्रक्चर की एक और ताकत यह है, यह इंफॉर्मेशन को इस तरह पैकेज कर देता है कि लोग उसे आसानी से याद रख सकें और फिर उसे दूसरों के साथ ज्यादा एक्यूरेसी के साथ शेयर कर सकें। उदाहरण के लिए, जब मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं तो शायद उसी मोमेंट में आप नहीं कहेंगे आप हायर्ड हैं। संभव है कि आपको दूसरों से बात करनी हो, मुझे बाकी कैंडिडेट्स के साथ कंपेयर करना हो और फिर डिस्कशन करके डिसीजन लेना हो। तो अगर मैंने अपने आंसर्स को अच्छे से पैकेज किया है तो आप मेरे बारे में वह इंफॉर्मेशन दूसरों तक ज्यादा क्लियर और इफेक्टिव तरीके से पहुंचा पाएंगे। हाँ, हमने बात की कि इंटरव्यूअर्स क्या कर सकते हैं और इंटरव्यूईज क्या कर सकते हैं, लेकिन फॉलोअप के बारे में आपका क्या विचार है? अगर मैं जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा हूं तो मुझे फॉलोअप कैसे करना चाहिए? क्या एक दिन बाद वेट करूं? एक हफ्ते बाद? लोग घोस्टेड हो जाने से डरते हैं, तो आपकी रिकमेंडेशन क्या है फॉलोअप को लेकर? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और शायद इंटरव्यू प्रोसेस का सबसे डरावना हिस्सा भी। असल में इंटरव्यू के बाद इंतजार करना, ये जानने के लिए कि क्या हुआ, वही सबसे मुश्किल होता है। मैं जॉब सीकर से अक्सर कहता हूं कभी कभी आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि कई कंपनीज बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं। वे खुद को लॉ सूट से बचाना चाहती हैं, इसलिए वे डिटेल्ड फीडबैक देने से बचती हैं। लेकिन मैं यह भी कहता हूं फॉलोअप की शुरुआत इंटरव्यू के दौरान ही हो जाती है। आपको इंटरव्यू में ही एक दरवाजा खुला छोड़ना चाहिए ताकि आप बाद में उसी दरवाजे से दोबारा प्रवेश कर सकें। इसलिए इंटरव्यू के दौरान स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की कोशिश करें ताकि ऐसा ना लगे कि इंटरव्यू खत्म हुआ और दरवाजा बंद हो गया। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं तो उनसे लिंक्डइन पर कनेक्ट करें, उन्हें जनरल एडवाइस के लिए पूछें। सिर्फ इसलिए कि ये जॉब इंटरव्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा पर्सनल कनेक्शन नहीं बना सकते। मान लीजिए आपने उनके ऑफिस में देखा कि वे फिलाडेल्फिया में पढ़े थे। आप कह सकते हैं मैंने देखा कि आप फिलाडेल्फिया में पढ़े हैं, वहां कोई अच्छा रेस्टोरेंट सजेस्ट करेंगे? या आपने उनकी शेल्फ पर कोई बुक देखी तो आप पूछ सकते हैं मैं ये बुक पढ़ने का सोच रहा था, क्या आप रिकमेंड करेंगे? इस तरह आप एक डीपर कनेक्शन बना रहे होते हैं। थैंक यू नोट्स भी बहुत पावरफुल टूल है। आप लिख सकते हैं उस बुक के बारे में बताने के लिए धन्यवाद, मैंने उसे ढूंढ कर पढ़ा और मुझे बहुत पसंद आई। इस तरह आप कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते रहते हैं। आप अनोइंग नहीं बनना चाहते, लेकिन आप कन्वर्सेशन को फ्लो में बनाए रखना चाहते हैं। मैं इस मामले में थोड़ा ओल्ड स्कूल हूं। मुझे सच में लगता है कि फॉलोअप थैंक यू नोट बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। मुझे आपका ये आइडिया बहुत पसंद आया कि फॉलोअप की शुरुआत इंटरव्यू के दौरान ही होनी चाहिए। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम ये हायरिंग मैनेजर को याद दिला देता है कि आप कौन थे। मुझे याद है जब मैं हायरिंग मैनेजर था, हमारी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी।
मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ले रहा था। ऐसे में कोई छोटा सा पर्सनल कनेक्शन या थॉटफुल फॉलोअप मुझे तुरंत याद दिला देता था कि वो कैंडिडेट कौन था। और थैंक यू नोट सिर्फ रिमाइंडर के लिए नहीं होता। ये आपको मौका देता है कुछ पॉइंट्स को रीइंफोर्स करने का, या शायद कुछ बातों को थोड़ा क्लैरिफाई या एडजस्ट करने का। आप लिख सकते हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन के बाद से मैं इस बारे में सोच रहा हूं और मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं। इस तरह आप अपने मैसेज को और एम्फेसिस दे सकते हैं। एक्सीलेंट। अब मैं थोड़ा पीछे हटकर ब्रॉडर व्यू लेना चाहता हूं। हमने इंटरव्यूइंग की बात की, हमने प्रेजेंस की बात की, लेकिन अब बात करें करियर्स की ओवरऑल जर्नी की। ऑनलाइन कम्युनिटीज और टूल्स को हम अपने करियर ग्रोथ के लिए कैसे लेवरेज कर सकते हैं? हम अपनी ट्रेजेक्ट्री, अपने फ्यूचर डायरेक्शन को बेहतर तरीके से कैसे शेप कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं लोगों को यह सजेस्ट करता हूं कि वे अपने करियर को कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह सोचें। सबसे अंदर का सर्कल वे लोग जिनके साथ आप रोज काम करते हैं, जो आपके सबसे करीब हैं। उसके बाहर का सर्कल वो ब्रॉडर वर्कफोर्स जिसका आप हिस्सा है, पूरी कंपनी। और फिर सबसे बाहर का सर्कल आपका प्रोफेशन या इंडस्ट्री एज अ होल। मेरे हिसाब से इन तीनों स्फीयर्स में कनेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग आपके ग्रोथ में मदद करेंगे। जो इमीडिएट ग्रुप है वे आपको ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है ये बताएंगे। जो ब्रॉडर कंपनी सर्कल है वो आपको समझने में मदद करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल क्या चल रहा है। और जो वाइडर इंडस्ट्री सर्कल है वो आपको बता कि इंडस्ट्री में बड़े स्तर पर क्या बदलाव आ रहे हैं। इन सभी सर्कल्स में स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होने से आप इन अलग अलग लेयर्स को बेहतर तरीके से नेविगेट कर पाते हैं। मान लीजिए आपको अपने मैनेजर के साथ कोई डिफिकल्टी है, तो शायद आपका कोई क्लोज कोवर्कर आपकी मदद कर सकता है। या अगर कंपनी में लेऑफ्स हो जाएं, तो आप चाहते हैं कि आपका वह स्पाइडर वेब जैसा नेटवर्क आपको सपोर्ट कर सके। इसे ऐसे समझिए, आप अपने सेंटर से कनेक्शंस की एक वेब बना रहे हैं, और अगर एक हिस्सा कमजोर पड़ जाए तो बाकी वेब आपको संभाल सके। इसलिए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढिए, ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए। लिंक्डइन ग्रुप्स हैं, स्लैक चैनल्स हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, नेटवर्किंग कैरियर के लिए रॉकेट फ्यूल है, भले ही आप उसे नेटवर्किंग नाम ना देना चाहें। सही कहा। कई लोग नेटवर्किंग को लेकर कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ये भी हमारे जॉब का हिस्सा है, और ये सिर्फ व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है। अगर एम्प्लॉयज के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स हों तो वे नए टैलेंट को कंपनी तक ला सकते हैं, और अगर कभी रिडक्शन इन फोर्स जैसी सिचुएशन आ जाए तो वही नेटवर्क्स लोगों को नए अवसर ढूंढने में मदद कर सकते हैं। इसलिए ये सच में महत्वपूर्ण है। मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। अगर आप करियर चेंज करना चाहते हैं या अपने करियर का अगला स्टेप देखना चाहते हैं तो लिंक्डइन जैसे टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। आप ऐसे लोगों को खोज सकते हैं जो वहां पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, या उस कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आप काम करना चाहते हैं। फिर आप देख सकते हैं वे वहां कैसे पहुंचे, उन्होंने किस तरह के रोल्स किए, किन ग्रुप्स का हिस्सा रहे, और फिर आप अपनी ट्रेजेक्टरी को थोड़ा बहुत उनके मॉडल के आधार पर शेप कर सकते हैं। साथ ही आपको ऐसे कनेक्शंस मिल सकते हैं जो पहले शायद आपके पास नहीं थे, और उन कनेक्शंस के जरिए मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस शुरू हो सकती हैं। हाँ, ये बहुत मजेदार रहा। खत्म करने से पहले मैं उसी तरह समाप्त करना चाहूंगा जैसा मैं अपने पॉडकास्ट पर करता हूं। मेरे पास 3 सवाल हैं। एक सवाल खास तौर पर आपके लिए, एंड्रयू, और बाकी 2 मैं हर गेस्ट से पूछता हूं। हमने इंटरव्यूइंग के बारे में बात की है। मैं क्यूरियस हूं, जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, जो अक्सर आखिरी सवाल होता है, तो आप उसका जवाब कैसे देते हैं? मुझे लगता है ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर मैं जॉब या करियर सिचुएशन में थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूं तो मैं आमतौर पर थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच अपनाता हूं। मैं पूछता हूं, जो मैंने आपको बताया है उसके आधार पर ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे ये जॉब मिलने से रोक सकती है, या ऐसी कौन सी बात है जो प्रमोशन के रास्ते में मुझे ट्रिप कर सकती है। इससे मैं 2 बातें कम्युनिकेट करना चाहता हूं। पहली, मुझे पता है कि मेरी वीकनेसेस हैं, क्योंकि हम सबकी होती हैं। और दूसरी, मुझे यह भी समझ है कि यह संभव है कि मुझे यह जॉब न मिले। लेकिन यहां भी आपको रूम रीड करना आना चाहिए। हर इंटरव्यूअर इस तरह के सवाल को अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर सही कॉन्टेक्स्ट हो तो यह एक बहुत डायरेक्ट और ऑनेस्ट सवाल है जिसका लोग अक्सर सम्मान करते हैं। बिल्कुल।
मुझे वह सवाल बहुत पसंद आया और सही सिचुएशन में ये बहुत पावरफुल हो सकता है। एक सवाल जो मुझे हमेशा पूछना अच्छा लगता है वो है, अगर आप मेरी जगह होते तो वो कौन सी एक चीज है जो आप चाहते कि आपने पहले पूछी होती। मुझे ये सवाल बेहद इनलाइटनिंग लगा है। जब कोई मुझसे पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, तो मैं कहता हूं, जब आप इस पोजीशन में थे तो कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप कौन सा सवाल पूछना चाहते थे? और मुझे कुछ बेहद इंसाइटफुल जवाब मिले हैं। जैसे किसी ने कहा, हमारा बेनिफिट्स प्रोग्राम उतना अच्छा नहीं है, या काश मुझे पहले से पता होता कि इन दो लोगों के साथ काम करना थोड़ा चैलेंजिंग है। तो बॉटम लाइन यही है, इस सवाल का जवाब स्ट्रेटेजिक होना चाहिए और आपके पास इसका एक थॉटफुल आंसर जरूर होना चाहिए। अब दूसरा सवाल एंड्रू, ऐसा कौन सा कम्युनिकेटर है जिसे आप एडमायर करते हैं और क्यों? मैं जर्नलिज्म की दुनिया से आता हूँ, थोड़ा नर्डी बैकग्राउंड है मेरा, तो मैं हमेशा वॉल्टर क्रॉनकाइट का नाम लूंगा। वे एक फ्लॉलेस व्यक्ति नहीं थे, उनमें भी कमियां थीं, लेकिन मैं उनके काम के प्रति उनके डेडिकेशन का बहुत सम्मान करता हूँ। उनके व्यक्तित्व में एक वेट था, एक क्रेडिबिलिटी थी, और उसमें सीबीएस जहां वे काम करते थे का भी योगदान था। लेकिन सबसे ज्यादा मैं इस बात की सराहना करता हूं कि उन्होंने जर्नलिज्म को कितनी गंभीरता से लिया। उन्हें यह समझ थी कि उनकी आवाज का कितना असर है, और उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरी गंभीरता से निभाया। बिल्कुल, और वे मुश्किल समय में भी अपनी स्टेडी हैंड और स्टेडी वॉइस के लिए बहुत सम्मानित थे। अब तीसरा और आखिरी सवाल, एक सफल कम्युनिकेशन रेसिपी के पहले 3 इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए? जेन्युइन होना, ट्रुथफुल होना और ह्यूमर। मुझे लगता है यहाँ कुछ प्रोफेसर्स ने बिजनेस में ह्यूमर के महत्व पर एक किताब भी लिखी है। बिल्कुल, ऑथेंटिसिटी बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रूथफुल होना बेहद जरूरी है। आप जेनिफर आकर और नेओमी बैकडोनस के काम की बात कर रहे हैं, जो इस शो की गेस्ट्स भी रह चुकी हैं। उनकी किताब ह्यूमर सीरियसली इस बारे में है कि वर्क एनवायरनमेंट में ह्यूमर का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और वो भी अप्रोप्रिएट तरीके से। एंड्रू, अंत में सबसे पहले आज की इस बातचीत के लिए धन्यवाद। और दूसरी बात, मैंने आपकी बातों में कुछ क्लियर थीम्स सुनी। ऑथेंटिक होना, प्रेजेंट और कनेक्टेड रहना, और मोमेंट की जरूरत के अनुसार रिस्पॉन्ड करना। अपने करियर और इंटरव्यूज में एक्टिव रोल लेना आपकी जिम्मेदारी है, और उसमें स्ट्रेटेजिक होना भी उतना ही जरूरी है। मुझे लगता है आपकी सलाह बेहद हेल्पफुल है, और आज जो यह छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने किया उसके लिए भी धन्यवाद। हाँ, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट द पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपने करियर की प्लानिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया एपिसोड 118 विद डोरी क्लार्क और एपिसोड 147 विद विटनी जॉनसन जरूर सुनें। वर्कप्लेस में ह्यूमर पर हमारा एपिसोड सुनने के लिए एपिसोड 62 भी अवश्य देखें। यह एपिसोड प्रोड्यूस किया गया है जेनी लूना, रायन कैंपोस और मेरे द्वारा, मैट एब्राहम्स। हमारा म्यूजिक फ्लॉयड वंडर से है। पोडियम पॉडकास्ट कंपनी और लिंक्डइन का विशेष धन्यवाद। हमें यूट्यूब पर और जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां जरूर खोजें। सब्सक्राइब करना और हमें रेट करना ना भूलें। साथ ही लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, और डीप डाइव वीडियोस, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग कंटेंट और हमारे न्यूज़लेटर के लिए fastersmarter.io पर जाएं। हाय, मैट यहाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस महीने थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट की लॉन्च को 6 साल हो गए हैं। नए साल की शुरुआत के साथ हम और भी नए तरीकों से आपको सीखने, प्रैक्टिस करने और अपने कम्युनिकेशन और करियर स्किल्स को ग्रो करने का मौका देने के लिए उत्साहित हैं। जो लोग पॉडकास्ट को देखना पसंद करते हैं उनके लिए अब हर एपिसोड के फुल वीडियो वर्जन्स स्पॉटिफाई और यूट्यूब दोनों पर उपलब्ध है। हम अब वीकली ईमेल भी भेजेंगे जिसमें करंट वीक के शोज की डिटेल्स और आने वाले एपिसोड्स की प्रीव्यू होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो fastersmarter.io पर जाएं और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने पर आपको हमारा मंथली न्यूज़लेटर भी मिलने लगेगा। fastersmarter.io पर हर एपिसोड के ट्रांसक्रिप्ट्स और शो नोट्स भी उपलब्ध हैं। और रिसोर्सेज मेन्यू के अंदर आप हर एपिसोड के लिए इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग कंटेंट भी पा सकते हैं। मुझे ये साझा करते हुए खुशी हो रही है
कि अब शो का हिंदी वर्जन भी उपलब्ध है। आप हमारे एक्सटेंडेड डीप थिंक्स एपिसोड्स सुन सकते हैं और एड फ्री एक्सपीरियंस पा सकते हैं एप्पल, स्पॉटिफाई या fastersmarter.io/premium पर सब्सक्राइब करके। मैं चाहूंगा कि आप हमारी थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट लर्निंग कम्युनिटी से जुड़ें, जहां दुनिया भर के लोग अपने करियर और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप और होन करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। यहां आप एसिंक्रोनस लेसन्स ले सकते हैं, लर्निंग क्वेस्ट्स में भाग ले सकते हैं, लाइव ऑथर बुक टॉक्स का आनंद ले सकते हैं और मेरे एआई कोच से इंडिविजुअल गाइडेंस भी प्राप्त कर सकते हैं fastersmarter.io/learning पर। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी नजर डालें, जहां हम वीडियो शॉर्ट्स, फ्रेमवर्क्स, इन्फोग्राफिक्स और प्रोटोकॉल्स शेयर करते हैं। आप हमारी मदद कर सकते हैं हमें 5 स्टार रेटिंग देकर और पॉजिटिव रिव्यू लिखकर। 2026 एक शानदार साल होने वाला है। अपने कम्युनिकेशन और करियर में और अधिक कॉन्फिडेंट, क्लियर और कंपेलिंग बनने के लिए हमेशा की तरह आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद और हमें सुनने के लिए धन्यवाद।